नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ईओआरओ एग्जाम 2026-27 के लिए राजस्थान नगरपालिका एक्ट। और राजस्थान नगरपालिका एक्ट में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, राजस्थान नगरपालिका एक्ट का अध्याय 2। और उस अध्याय 2 की आज ये तीसरी क्लास है। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में जो अध्याय 2 है उसमें धारा 3 से लेकर 50 तक है। तो उससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है अध्याय 2 में। और आज हम पढ़ेंगे धारा 21 से 27, अध्याय 2 और धारा 21 से 27। चलिए देखते हैं। हाँ जी, धारा 21। देखो, धारा 21 में क्या है, वापस गौर कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। और वो अध्याय जो 2 है उसमें धारा 3 से लेकर 50 तक का प्रावधान है। धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का प्रावधान है। इसमें से आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम धारा 21 से लेकर धारा 27 के बीच का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बाकी हमारी क्लासेज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आज धारा 21 में क्या प्रावधान है। सदस्य होने के लिए अर्हता या अर्हित क्वालिफाइड, मतलब राजस्थान नगरपालिकाओं का सदस्य होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए या क्या अर्हता चाहिए। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, राजस्थान नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवारों की अर्हता का प्रावधान कौन सी धारा में है। तो सवाल डायरेक्ट चला जाएगा धारा 21 के अंतर्गत है। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं की हेडिंग आपको याद करना बहुत जरूरी है। फिर उस हेडिंग के अंतर्गत जो डिटेल है वो आपको आना जरूरी है। तो जैसे गौर करें, धारा 21 में क्या है, सदस्य होने के लिए अर्हता। राजस्थान नगरपालिकाओं का या नगरीय निकायों का सदस्य होने के लिए अर्हता का प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 21 में है। तो क्या प्रावधान है देखिए। देखो, ये थोड़ा सा आपको जब आप प्रिंटेड मटेरियल या नोट्स निकालोगे जब तो ये क्लियर दिखेगा। यहां थोड़ा फॉन्ट छोटा आ रहा है तो मैं बोल के बता देता हूं आपको। धारा 21 में सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति या योग्य व्यक्ति, उसमें क्या क्वालिफिकेशंस जो उसकी होनी चाहिए। धारा 6 व 24 के उपबंधों के तहत रहते सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति या योग्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो यहां पे गौर करो, धारा 6 और धारा 24 के उपबंधों के तहत सबसे पहले तो धारा 6 में क्या है, नगरपालिका की संरचना का प्रावधान है जो हम पास्ट में पढ़ चुके हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 6 है जिसमें नगरीय निकायों की संरचना का प्रावधान है कि इसमें SC ST OBC महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान, अनारक्षित सीटों की संख्या का प्रावधान। तो ये सारा जो नगरपालिका या नगरीय निकायों की संरचना का प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत आता है। तो उस धारा 6 के नियमों के तहत ही जो व्यक्ति होगा जो उसके साथ एडजस्ट कर रहा होगा वो यहाँ पर अर्हता दिखाएगा। अगर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 6 के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है तो फिर उसको अर्हता यहाँ पे भी नहीं होगी। तो धारा 6 के अंतर्गत नगरपालिका की संरचना का प्रावधान है और धारा 24 के अंतर्गत सदस्यों के लिए निरर्हता या डिसक्वालिफिकेशन या निरर्हता का प्रावधान है। किसके अंतर्गत, धारा 24 के अंतर्गत। ठीक है। तो धारा 6 या धारा 24 के साथ तो व्यक्ति संगत होना चाहिए, समझ गए, मतलब उनको काटने वाला या उनके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, निवास। नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो, भाई जिस नगर पालिका में वे सदस्य बनना चाहता है उसके किसी वार्ड का वे निर्वाचक हो, मतलब वहां का मतदाता हो, चाहे किसी भी वार्ड का हो। ऐसा हो सकता है कि वो वार्ड 13 का निर्वाचक है लेकिन चुनाव वो वार्ड 17 से लड़ रहे, ये तो चल जाएगा, लेकिन किसी न किसी वार्ड का क्या हो, वो निर्वाचक। आरक्षित सीटों का प्रावधान क्या रहेगा, किसी भी आरक्षित स्थान पर SC ST OBC महिला संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार हो। मतलब SC ST OBC और महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित हैं वहां पर इन्हीं वर्गों का प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा। मतलब अगर SC महिला है तो SC महिला ही होनी चाहिए,
अन्य कैटेगरी की महिला नहीं होनी चाहिए। एसटी पुरुष के लिए कोई सीट आवंटित हुई है तो वहां पे फिर एसटी पुरुष ही होना चाहिए। ठीक है। उम्र 21 वर्ष से कम आयु ना हो, मतलब अगर आप नगरीय निकायों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वो अर्हता प्राप्त करना चाह रहे हैं, धारा 21 के अंतर्गत सदस्य होने के लिए अर्हता का प्रावधान है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अन्य शर्तें, स्वच्छ शौचालय हो और परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हों। स्वच्छ शौचालय का प्रावधान भाई जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए हैं 2014 से ही स्वच्छ भारत मिशन चल गया था, तब से नगरीय निकाय और पंचायती राज के जो भी चुनाव होते हैं उनमें यह शर्त स्वच्छ शौचालय घर के अंतर्गत होना ही चाहिए। घर का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो तभी वो नगरीय निकाय के चुनाव लड़ सकता है। यही बात अगले पेज पर इस तरीके से लिखी हुई है। व्यक्ति धारा 6 व 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो धारा 6 भी आप पढ़ चुके, नगरपालिका की संरचना, और धारा 24 के अंतर्गत नगरपालिका की निरर्हताओं का या डिस्क्वालिफिकेशंस का प्रावधान है। तो नगरपालिका की संरचना का जो प्रावधान धारा 6 में है उसके साथ संगत होना चाहिए। धारा 24 के अंतर्गत नगरीय निकायों की निरर्हता या डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें भी आदमी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन या निरर्हता में वो आ रहा है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है। तो उसमें वापस वही बातें आ गई। SC ST OBC के लिए आरक्षित स्थान के लिए इन्हीं वर्गों का व्यक्ति हो तथा नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। महिला के लिए आरक्षित स्थान के लिए, महिला आ गई भाई, महिला के लिए आरक्षित स्थान के लिए वह महिला हो तथा नगरपालिका के किसी वार्ड की निर्वाचक हो। SC ST OBC की महिलाओं के लिए, अब महिलाएं भी अगर SC ST OBC की महिलाओं के लिए कोई वार्ड निर्धारित किया गया है तो फिर SC ST OBC की महिला ही वहां से चुनाव लड़ पाएगी, जनरल महिला नहीं लड़ पाएगी। ठीक है। और नगरपालिका के किसी वार्ड की वो निर्वाचक भी हो। किसी अन्य स्थान के लिए वह नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। अन्य स्थान का मतलब पता है क्या है? SC ST और OBC और महिलाओं के अलावा, मतलब सीधी बात आ जाएगी जनरल या सामान्य वर्ग। अगर मान लो कोई व्यक्ति SC भी नहीं है, ST भी नहीं है, OBC भी नहीं है और महिला भी नहीं है, तो उनके अलावा, तो फिर वह कौन से वर्ग से आएगा? अनारक्षित वर्ग से आएगा। तो अनारक्षित वर्ग से व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह उसी वार्ड से चुनाव लड़ेगा जो वार्ड आरक्षित नहीं है या रिजर्व्ड नहीं है। मतलब कैसा वार्ड होगा? अनारक्षित वार्ड होगा। और फिर वह व्यक्ति उसी नगरपालिका के किसी वार्ड का मतदाता या निर्वाचक या निवासी भी होना चाहिए। ठीक है। 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसने, स्वच्छ शौचालय रखता हो और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। ये है धारा 21, जिसमें कि नगरीय निकायों का सदस्य बनने के लिए अर्हता का प्रावधान है, अर्हता या क्वालिफिकेशंस का प्रावधान है। ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें एक शब्द आया स्वच्छ शौचालय। तो स्वच्छ शौचालय क्या होगा भाई? तीन ओर तो दीवार होनी चाहिए और फिर एक तरफ दरवाजा भी होना चाहिए। तीनों तरफ दीवार होनी चाहिए, सामने दरवाजा भी होना चाहिए, और छत से घिरी हुई कोई जलबंध, मतलब पानी का अटैचमेंट भी होना चाहिए उस शौचालय के अंतर्गत। तीन ओर दीवार, एक दरवाजा और छत से अटैच करता हुआ कोई पानी की व्यवस्था, टंकी वगैरह, वो होना चाहिए, जब वो स्वच्छ शौचालय की परिभाषा में माना जाएगा। परिवार का सदस्य व्यक्ति का पति, पत्नी, बच्चे और माता पिता, ये वाला पॉइंट है ना। परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, तो खुले में शौच नहीं जाना चाहिए तो उसमें परिवार का सदस्य कौन काउंट होगा? परिवार के सदस्यों में भाई पति, पत्नी, उनके बच्चे और उनके माता पिता, ये परिवार के सदस्य माने जाते हैं इस नगरपालिका अधिनियम 2009 की परिभाषा के अंतर्गत। और इनमें से कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, तब वो व्यक्ति धारा 21 के अनुसार नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए अर्हत होगा या क्वालिफाइड होगा। यह है धारा 21। अब धारा 21A, ये बिल्कुल गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धारा 21A क्या है? कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। देखो ये शब्द की पॉइंट है जो पेपर में आएगा, विशेष अर्हता, स्पेशल क्वालिफिकेशन।
नगर पालिका या नगरीय निकायों में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर चुनाव लड़ने के लिए विशेष अर्हता या स्पेशल क्वालिफिकेशंस का प्रावधान है। अब वो स्पेशल क्वालिफिकेशंस क्या चीज है भाई, कि व्यक्ति या उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए। देखो मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, ये तो सारे नगरीय निकायों के चुनावों के लिए है, लेकिन 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उनमें विशेष अर्हता का प्रावधान है। तो देखो इसको, ये कौन से धारा के अंतर्गत प्रावधान आएगा विशेष अर्हता वाला? धारा 21A को पकड़ लेना। विशेष अर्हता या स्पेशल क्वालिफिकेशन ये की पॉइंट रहेगा। और किस धारा में है इसका प्रावधान? धारा 21 है। 21A 21 का है। कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता विशेष अर्हता। राज्य सरकार विहित नगर पालिका के कतिपय कुछ स्थानों पर अन्य पात्रता के साथ ही, अन्य पात्रता तो रहेंगी, आयु सीमा कितनी रख देगी वो? 21 से 35 वर्ष। ये अपॉइंट की बात कौन रखेगी? राज्य सरकार। कहने का मतलब ये है किसी नगर पालिका में, सभी में नहीं, किसी में, राज्य सरकार अन्य प्रावधानों के अलावा कुछ विशेष अर्हता या स्पेशल क्वालिफिकेशंस भी रख सकती है, और उस स्पेशल क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। तो विशेष अर्हता का प्रावधान कौन सी धारा में आएगा? 21A में या 21K में? बहुत बड़ा सवाल। और विशेष अर्हता के अंतर्गत राज्य सरकार कितनी उम्र निर्धारित करती है? 21 से 35 वर्ष। सारे नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, लेकिन अधिकतम का जो प्रावधान है 21 से 35, ये विशेष अर्हता जो है ये कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ही होगी। और ये प्रावधान कौन सी धारा में है? 21A में। ये है पॉइंट की बात, ठीक है। परंतु निम्नलिखित से अधिक सीटें विशेष योग्यता के तहत आरक्षित नहीं की जा सकती हैं। देखो ऐसे विशेष योग्यता वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्र बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन उनमें जो सीटों की संख्या होगी कि भाई 21 से 35 वर्ष ही होना चाहिए, वह एक निश्चित लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। तो उसका क्या प्रावधान है वो देखो। ST SC OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीट 2 से अधिक नहीं होंगी। ये पॉइंट की बात है। इसका मतलब क्या वो समझो। मान लो कोई नगरीय निकाय है, उसके अंतर्गत SC ST OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीटें 2 से अधिक नहीं होंगी। उसमें मान लो SC ST OBC या महिला के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, 7 है, 5 है, जितनी भी है, तो उसमें से विशेष अर्हता मतलब 21 से 35 वर्ष वाला उम्मीदवार, उसकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये फैक्ट याद करना, SC ST OBC और महिलाओं के लिए जितनी सीटें निर्धारित हैं उस नगरीय निकाय में, उसमें विशेष अर्हता वाली जो सीटें होंगी वो कितने से ज्यादा नहीं होंगी? 2 से ज्यादा नहीं होगी। ये फैक्ट है, 2 सीट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जहां SC ST OBC महिला सीट की संख्या 3 से कम है, वहां केवल 1 सीट होगी। मतलब मान लो कोई नगरीय निकाय ऐसा है जिसमें SC ST OBC या महिला के लिए सामान्य रूप से जो सीट जो बट में आ रही हैं वो 3 आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 3 से कम, उसकी संख्या 3 से कम है, हो सकता है 2 ही बट में आ रही हो, तो वहां पर विशेष अर्हता वाली सीट मतलब 21 वर्ष से 35 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 1 सीट। ये फैक्ट पकड़ना पड़ेगा आपको, एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा कि धारा 21A के तहत विशेष अर्हता वाले स्थानों की संख्या ऐसी किसी नगर पालिका में कितनी हो सकती है जहां पर SC ST OBC और महिला के लिए, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 2। लेकिन मान लो SC ST OBC और महिला के लिए सामान्य रूप से निर्धारित सीटों की संख्या 3 से कम है, तो वहां पर विशेष अर्हता वाली सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 1, ठीक है। जहां अनारक्षित सीटों की संख्या 5 या 5 से कम, वहां ऐसी केवल 1 सीट। वापस गौर करो, SC ST OBC महिला आदि की सीट की संख्या 3 या 3 से कम है,
तो वहां विशेष अर्हता वाली सीट होगी 1। अनारक्षित वाली सीट 5 या 5 से कम है तो वहां विशेष अर्हता वाली सीट होगी 1। समझ गए? जहां अनारक्षित सीट की संख्या 5 से अधिक हो वहां प्रत्येक ब्लॉक से 1 सीट होगी और कुल 5 सीटों से अधिक नहीं होंगी। 5 सीटों से अधिक नहीं होंगी। जैसे मान लो 5 से अधिक है तो 5 सीट पे 1 सीट विशेष अर्हता वाली होगी, 10 पे 2 सीट विशेष अर्हता वाली होगी, 15 पे 3 सीट विशेष अर्हता वाली होगी और अधिकतम 5 सीट से ज्यादा अनारक्षित वर्ग के लिए विशेष अर्हता वाली नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लो अनारक्षित वर्ग की सीट 14 आ रही हैं तो कितनी होंगी विशेष अर्हता वाली? 2। 5 पर 1 और 10 पे 2 और तीसरा गणक तो पूरा ही नहीं हुआ था, वो 15 पे होता जब 3 होती, तो 14 थी तो 2 सीट बटवाएंगी। अधिकतम कितनी हो सकती हैं अनारक्षित वर्ग की सीटें विशेष अर्हता वाली किसी नगरीय निकाय में? 5 से अधिक। अधिकतम 5, 5 से अधिक नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पे गौर करो। SC ST OBC महिला सीटों की संख्या अगर 3 या 3 से कम है तो विशेष अर्हता वाली सीट कितनी होगी? 1। अनारक्षित सीटों की संख्या किसी नगरीय निकाय में 5 या 5 से कम है तो विशेष अर्हता वाली सीट कितनी होगी? 1। और SC ST OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से विशेष अर्हता वाली सीटें अधिकतम कितनी हो सकती हैं? अधिकतम हो सकती हैं 2। अनारक्षित सीटें जितनी बट में आ रही हैं किसी नगरीय निकाय में उसमें विशेष अर्हता वाली सीटें अधिकतम कितनी हो सकती हैं? अधिकतम हो सकती हैं 5। और SC ST OBC और महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें उनमें से विशेष अर्हता वाली अधिकतम कितनी हो सकती हैं? अधिकतम हो सकती हैं 2। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ये, इसको बिल्कुल बाकायदा फैक्ट के रूप में याद करना और पेपर में बाकायदा आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़िए। ये धारा 21 थी। धारा 22, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन या पाबंदी। तो पहला सवाल तो यही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत क्या कोई उम्मीदवार एक से अधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ सकता है? उस पर निर्वाचन लड़ने पर पाबंदी है, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि एक से अधिक वार्डों से किसी उम्मीदवार के निर्वाचन लड़ने पर पाबंदी का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 22 में। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। धारा 21 के उपबंधों के होते हुए भी कोई सदस्य एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। भाई एक ही वार्ड से लड़ लो यार, एक से ज्यादा नहीं लड़ पाओगे। यदि उसने एक से अधिक वार्डों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, मतलब गलती से या चालाकी से एक से ज्यादा वार्डों से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, तो फिर क्या होगा? तो एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा। भाई साहब एक वार्ड से लड़ लो, उसको छोड़कर बाकी के सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा, वरना फॉर्म वापस लेने की अगर डेट निकल गई तो फिर सारे वार्डों से निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख, मतलब जो लास्ट डेट होती है ना, आप अपनी अगर एक से ज्यादा वार्डों से फॉर्म भर दिया है तो अपना पर्चा वापस ले लो, उसकी लास्ट डेट है। उस लास्ट डेट को अगर 3 बजे से पहले पहले, अंतिम जो तिथि है उसके 3 बजे से पहले पहले अगर आपने अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं किया तो सारे वार्डों से आपका चुनाव शून्य हो जाएगा। अंतिम तारीख को अपराह्न 3 बजे के पूर्व। तो एक तो ये पॉइंट है, लास्ट डेट उम्मीदवारी वापस लेने के लिए, मतलब फॉर्म को वापस लेने के लिए जो लास्ट डेट है, अंतिम तारीख है, उसमें अपराह्न 3 बजे के पूर्व, 3 बजे से पहले लिखित नोटिस देगा। उम्मीदवार लिखित नोटिस देगा कि मैंने 3 जगह से फॉर्म भरा था लेकिन मैं केवल वार्ड 13 से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बाकी के इन वार्डों में मेरी जो उम्मीदवारी है या मेरी सदस्यता है उसको शून्य घोषित किया जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से उम्मीदवारी वापस अगर नहीं लेता है तो सभी स्थानों के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, सारी जगह से खारिज हो जाएगा। ठीक है भाई। अब धारा 23 क्या कह रही है? यानों मतलब व्हीकल्स जो चलते हैं ना चुनावों में, ध्वनि विस्तारकों, लाउड स्पीकर जो चलते हैं आदि के उपयोग पर पाबंदी। जो आप व्हीकल या वाहन चलाते हो, लाउड स्पीकर चलाते हो, कटआउट लगाते हो, होर्डिंग लगाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो नेताजी की तारीफ में,
उनसे संबंध में प्रावधान है। देखो क्या है, नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, मतलब जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, उस तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब पूरा निर्वाचन पूर्ण होता है, तब तक के लिए इस अवधि के बीच राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता, उम्मीदवार मतलब खुद जो चुनाव लड़ रहा है या उसका कोई एजेंट के द्वारा व्हीकल के प्रयोग पर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर या कटआउटों, नेताजी के फोटो, आदमकद, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि के प्रदर्शन पर युक्ति युक्त पाबंदी लगा सकता है। तो सबसे पहले तो युक्ति युक्त पाबंदी कौन लगा सकता है भाई? निर्वाचन आयोग। पहला पॉइंट, चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और जब से लेके लास्ट डे जब तक रिजल्ट आया, पूरी जो प्रक्रिया है, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके किसी एजेंट पर वाहनों के प्रयोग पर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर, कटआउट्स, होर्डिंग्स, जो भी बड़े बड़े आदमकद फोटो वगैरह शहर में लगे होते हैं, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की पावर किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है, किस पे लगाया जा सकता है? उम्मीदवार पे भी लगाया जा सकता है और उसके किसी अभिकर्ता या एजेंट पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन करने पर, यह पॉइंट की बात, उपर्युक्त उपबंधों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार या उसके एजेंट पर भी ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, नेता के चक्कर में एजेंट भी लपट जाएगा। उम्मीदवार या उसके एजेंट पर 5,000 रुपए तक का तो जुर्माना, ये क्वेश्चन का पॉइंट है भाई, जुर्माना लगाया जा सकेगा तथा ऐसे दंडित व्यक्ति पर नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए 6 वर्ष तक पाबंदी लगाई जा सकेगी। ये पॉइंट की बात। दोबारा बैक हो जाओ, हेडिंग क्या है? धारा 23 कहती है कि यान ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर पाबंदी, मतलब पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार या उसके किसी एजेंट के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में प्रस्तुत होने वाले वाहन, लाउड स्पीकर, होर्डिंग्स, कटआउट्स आदि पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लो उसने अति कर रखी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देगा, और अगर इन उपबंधों को वह तोड़ता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 साल तक के लिए चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। ये है प्रावधान। ठीक है भाई, 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 वर्ष तक की पाबंदी लग जाएगी नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए। किन पे पाबंदी लग जाएगी? दोनों पे लगेगी, उम्मीदवार पे भी और उसके एजेंट पर भी। यह प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 23 में। 23 में अगला पॉइंट क्या है? निर्वाचन आयोग पश्चातवर्ती आदेश द्वारा निरर्हता को समाप्त कर सकता है या निरर्हता की अवधि को कम कर सकता है। देखो सुनो, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ध्वनि विस्तारक, मतलब लाउड स्पीकर्स या वाहनों के या कटआउट्स, होर्डिंग्स जो शहर को गंदा करते हैं, इस चीज पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि वह व्यक्ति जिसको इसके कारण निरर्हित या डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसकी डिस्क्वालीफाई की जो पीरियड है, अवधि है, उसको कम करे या उसको समाप्त भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। ऐसी निरर्हता को वही चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि ऐसी निरर्हता लगाता है। ठीक है, आगे देखो, न्यायालय ऐसे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है वो समझ लो। निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद का निवारण जो न्यायालय करेगा, उस न्यायालय में जो परिवाद या वाद दायर होगा निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित, समझ गए, वह राज्य निर्वाचन आयोग या उसके किसी प्रतिनिधि अधिकारी के द्वारा परिवाद दायर करने पर ही होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। दोबारा पढ़िए, न्यायालय ऐसे मामले में, कैसे मामले में? कि जब आप आचार संहिता को ब्रेक कर रहे हो, चुनाव वाले को, अधिसूचना जारी होने से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इस बीच में अगर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया है और आप उस उपबंध को तोड़ रहे हो,
तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ऐसे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई साहब 6 साल के लिए आप चुनाव से बाहर हो गए। राज्य निर्वाचन आयोग अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, किसके द्वारा नामित अधिकारी? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही नामित अधिकारी, जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोई भी है, नामित अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा। या तो राज्य निर्वाचन आयोग परिवाद दायर करेगा जब न्यायालय संज्ञान लेगा, या राज्य निर्वाचन आयोग का नामित कोई अधिकारी परिवाद दायर करेगा, न्यायालय तब संज्ञान लेगा। राज्य निर्वाचन आयोग और उसके द्वारा नामित अधिकारी के अलावा इस निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दायर करता है तो फिर न्यायालय उस परिवाद पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। यह है पॉइंट की बात। धारा 24, सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं। निरर्हताएं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशंस, कि अगर सदस्य कौन सी गतिविधि में इन्वॉल्व होगा कि उसको नगरीय निकायों से चुनाव से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या उसकी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट की बात है। सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताओं का प्रावधान, पहला सवाल तो ये बन गया कौन सी धारा में? धारा 24 में। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, नगरीय निकायों के सदस्यों के लिए साधारण निरर्हता, एक शब्द देगा वो साधारण निरर्हता, ये की पॉइंट है क्वेश्चन का। साधारण निरर्हता का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 24 में। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं धारा 24 के अंतर्गत का। ऐसा होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये होने पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये होने पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको ये सारे फैक्ट आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा तो क्या सवाल पूछेगा? धारा 24 के अंतर्गत नगरीय निकाय के सदस्यों के साधारण निरर्हताओं से संबंधित प्रावधानों में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो वो 4 जो पॉइंट आएंगे उनमें से आपको बाकायदा एक एक फैक्ट आना चाहिए कि हाँ भाई ये वाली डिस्क्वालिफिकेशंस अगर लगेंगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो एक एक करके देखिए। यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, वह मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरीय निकायों का सदस्य है, यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता, इस शब्द को पकड़ो, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष, मतलब दोषी ठहराया गया हो, और 6 माह या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो। 6 मास या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो। दोबारा पढ़ो। अगर कोई व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किस आधार पर? नैतिक अधमता के आधार पर। यहां पर गौर करना, अलग अलग ग्राउंड पर अलग अलग प्रकार की सजा का प्रावधान है। मान लो एग्जामिनर डाले कि अगर सक्षम न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति नैतिक अधमता के आधार पर दोषी ठहराया गया हो और 6 मास या उससे अधिक समय तक के लिए उस पर सजा डाली गई हो, तो 6 मास की जगह वो 4 मास भी लिख सकता है, 8 मास भी लिख सकता है, 1 वर्ष भी लिख सकता है, 2 वर्ष भी लिख सकता है। तो नैतिक अधमता के आधार पर जब वो न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा तो सजा कम से कम कितनी होगी? 6 मास या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो तो वह नगरीय निकाय से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये है पॉइंट की बात समझ में आ गई भाई? चलिए आगे देखो। यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या धारा 245 को रट लो, ये आगे आएगी, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो इतना जान लो। अगर धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित, मतलब फ्रेम्ड कर दिए गए हों, विचारणी हो। इसका सरल भाषा में मतलब समझो, 5 वर्ष से अधिक। देखो इसका मतलब ये है, पहला वाला पॉइंट तो ये था कि नैतिक अधमता का दोषी न्यायालय ने पाया है और 6 माह से उससे अधिक की सजा उसको दे दी है, मतलब सजा दे दी है, तब वो डिस्क्वालीफाई है। नैतिक अधमता के आधार पर दोषी पाने पर 6 मास या उससे अधिक की सजा मिलने पर डिस्क्वालीफाई। ठीक है। दूसरा है कि
इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, यहां पे भी दोषी ठहरा दिया गया है धारा 245 के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, यदि वे ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया है, मतलब न्यायालय ने उस पर केस दर्ज कर लिया है, अभी दोषी नहीं ठहराया है, केस दर्ज कर लिया है और केस चल रहा है, लेकिन वो केस ऐसे अपराध पे दर्ज किया है कि जब दोषी ठहरेगा ना वो, तो 5 वर्ष से उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। भले ही उस केस पे निर्णय नहीं आया हो, लेकिन चूंकि केस की गंभीरता इतने बड़े लेवल की है कि उस पर सजा का प्रावधान 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो चलते हुए केस में भी वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर इस लेवल का केस लगा है। दोबारा पढ़ो इसको, यदि वे ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया हो, मतलब न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेके केस स्टार्ट कर दिया है और उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक, ये की पॉइंट है, 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित, फ्रेम्ड, मतलब आरोप लग गए हैं उस पर, और इतने आरोप लग गए हैं कि जब दोष सिद्ध होगा तो 5 वर्ष से उससे अधिक की सजा होगी, हो विचाराधीन हो, मतलब ऐसा केस भले ही विचाराधीन भी है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि निर्णय आ चुका है, लेकिन जब निर्णय आएगा तो सजा कम से कम कितनी होगी, 5 वर्ष या अधिक। मतलब ऐसा कोई केस व्यक्ति पर लग गया जिसकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो उस केस के विचाराधीन होने के साथ ही वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भले निर्णय मत आया हो। ठीक है, आगे देखो, यदि वे खाद्य अपमिश्रण, इस शब्द को पकड़ लेना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, ये बार बार देखने को मिलेगा आपको। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का अगर उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तब भी वो नगरीय निकाय का सदस्य होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये सारे फैक्ट हैं, ये पकड़ने पड़ेंगे आपको। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन कोई कार्रवाई चल गई है, और उस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन कार्रवाइयों में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात उल्टा नहीं गया हो, इसको सरल भाषा में समझो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, पहले तो शब्द को पकड़ो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई स्टार्ट हो गई, तो ये पकड़ लेना पेपर में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 शब्द आएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1985 नहीं आएगा, 1967 नहीं आएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उस पर कोई कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, और उसमें भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन उस पर कोई कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई उस पर स्टार्ट हो गई है। तो 110 में जो वर्णित है उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया है और वह आदेश न्यायालय ने वापस नहीं पलटा है। कहने का मतलब यह है, आपको 2 की पॉइंट पकड़ा रहा हूं, अगर इस जगह पे सवाल गया तो वो पकड़ लेना। अगर कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन कार्रवाई में आ जाता है, बस ये 2 टप्पे की बात पकड़ लो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के तहत आ जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, खत्म बात, बाकी चीज छोड़ो। यदि वह केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से, इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या कोई अन्य अथॉरिटी, उसकी सेवा से अवचार, अवचार एक शब्द है भाई, अवचार का मतलब है मिसकंडक्ट, इसको दुराचरण भी बोल सकते हैं, संविधान में बहुत खतरनाक शब्द होता है। दुराचरण के कारण पदच्युत मतलब डिसमिस्ड, नौकरी से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है, बर्खास्त कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दोबारा समझो, केंद्र सरकार की नौकरी से, राज्य सरकार की नौकरी से, कोई स्थानीय प्राधिकारी की नौकरी या अन्य प्राधिकारी की नौकरी से उस व्यक्ति को दुराचरण के आधार पर, किस आधार पर, देखो ये शब्द है बहुत खतरनाक, मिसकंडक्ट के कारण, अवचार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मिसकंडक्ट बोलते हैं।
केंद्र सरकारी नौकरी, राज्य सरकार की नौकरी, स्थानीय प्राधिकारी की नौकरी, अन्य प्राधिकारी की नौकरी, यहां पर वो नौकरी कर रहा है और मिसकंडक्ट या दुराचरण के कारण उस व्यक्ति को डिसमिस किया या नौकरी से हटाया गया है, तो फिर वह व्यक्ति नगरीय निकायों के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। अगर पहले भी हटा दिया गया है, क्योंकि नगरीय निकाय होते होते तो वो नौकरी करेगा नहीं। मान लो पहले भी वो रहा है और फिर उसको हटाया गया है, रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है, बर्खास्त किया गया है, तो फिर वो नगरीय निकाय का सदस्य नहीं बनेगा। यदि वह ऐसा वृत्ति व्यवसायी, मतलब इस प्रकार का कोई कारोबारी है, इस प्रकार का वृत्ति व्यवसायी रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित, डिबार कर दिया गया हो। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति इस प्रकार का व्यापारी था जिसके व्यापार पर सक्षम सरकारी अधिकारी ने प्रतिबंध लगाया था और बैन लगा दिया था उस पर, तू ये धंधा नहीं करेगा, समाज के लिए घातक है। तो इस प्रकार बेंड जो व्यक्ति है, प्रतिबंधित जो व्यक्ति है, वह नगरीय निकायों का सदस्य नहीं बन सकता। इस प्रकार का वृत्ति व्यवसायी रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से क्या किया गया हो? विवर्जित या डिबार्ड, प्रतिबंधित कर दिया गया हो। यदि वे नगर पालिका की प्रदान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो। इसका मतलब क्या है भाई? जब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिस नगर पालिका के अंतर्गत वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसी नगर पालिका के अंतर्गत अगर वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर बैठा हुआ है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई है। क्योंकि अगर लाभ का पद तो वैसे ही धारण किए बैठा है, वहां अगर चुनाव लड़के जीत गया तो घोटाले मचा देगा वो तो। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि वे धारा 35 या धारा 41 के अधीन, इसमें निरर्रताओं का प्रावधान है, के अधीन निरर्रित हो। देखो धारा 35 में भी निरर्रताओं का प्रावधान है, निरर्रता मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस का प्रावधान है। धारा 41 में भी डिस्क्वालिफिकेशंस का प्रावधान है। मतलब धारा 35 और धारा 41 के अंतर्गत किसी भी कारण से वह डिस्क्वालीफाई है, तब भी वह डिस्क्वालीफाई रहेगा। यदि वह राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए निरर्रित हो, मतलब राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए ना, या अर्हताएं जो चाहिए, उनमें भी वे डिस्क्वालीफाई हो। खाली एक निरर्हता को डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, उम्र का। परंतु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, इस खंड के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। इसका मतलब समझो, अगर कोई व्यक्ति राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो अर्हताएं चाहिए, उनमें भी वे निर्योग्य है या डिस्क्वालीफाई है, तो नगरीय निकायों में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। केवल एक जगह छूट है भाई, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। तो वहां तो अगर कोई व्यक्ति 24 वर्ष का है, 23 वर्ष का है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो डिस्क्वालीफाई है। लेकिन नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष चाहिए। तो खाली उम्र का जो पैरामीटर है ना 21 और 25 के बीच का, इसके कारण तो डिस्क्वालीफाई करेंगे नहीं। इसके अलावा जितनी भी निरर्हता लग रही है वहां पे राजस्थान विधानसभा में, वो सब इस पे भी लागू होंगी। मतलब राजस्थान विधानसभा का चुनाव अगर लड़ने लायक नहीं है, वो खाली उम्र के पैरामीटर को छोड़ दो 21 और 25 वाले को, तो वो नगरीय निकायों में भी डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, आगे देखो, यदि वह केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक, मतलब पेमेंट लेके काम कर रहा है, या अंशकालिक पार्ट टाइम काम कर रहा है, नियुक्ति धारण करता हो, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अगर वह वेतन लेके काम कर रहा है या अंशकालिक कोई काम कर रहा है, तब भी वह नगरीय निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भाई सीधी बात है कि जब तुम जॉब ही कर रहे हो तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो। आगे देखो, यदि वह किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हो के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, जब भी वो डिस्क्वालीफाई है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संस्था
चाहे वो विश्वविद्यालय है, निगम है, निकाय है, उद्यम है, सहकारी सोसाइटी है, कुछ भी है, अगर वह राज्य सरकार के द्वारा उसमें पैसा लग रहा है, उसमें अगर वह पूर्णकालिक काम कर रहा है या अंशकालिक काम कर रहा है, जब भी वह नगरीय निकायों का सदस्य होने में डिस्क्वालीफाई होगा। आगे देखो, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया, सरल भाषा में जान लो, दिवालिया है भाई, दिवालिया आदमी को तो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगर वह दिवालिया हो या यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त करार दिया गया हो। भाई दिवालिया है और विकृत चित्त है, दिवालिया है और विकृत चित्त है, मतलब जिसके चित्त या कॉन्शियसनेस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वह आदमी तो फिट फोर ही नहीं है इस पद को धारण करने के, तो वह डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब वो निरारित होगा, निर्योग होगा। यदि वे नगरपालिका के साथ किसी भी संविदा या नियोजन में स्वयं का, नगरपालिका के साथ, समझ गए, किसके साथ, नगरपालिका के साथ किसी भी प्रकार की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या नियोजन में स्वयं का या उसके परिवार का, या तो खुद इन्वॉल्व है या उसके परिवार का कोई आदमी इन्वॉल्व है, परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से, खुद है चाहे परिवार का सदस्य है, चाहे खुद कोई कंपनी चला रहा है, उसमें उसका वहां पर काम करने वाला कर्मचारी है, उसका भी अगर इन्वॉल्वमेंट है नगरपालिका के किसी करार में या समझौते में, तब भी वे नगरीय निकाय का सदस्य होने से डिस्क्वालीफाई होगा। क्यों होगा कि मान लो नगरीय निकाय से उसका कॉन्ट्रैक्ट या संविदा हुई पड़ी है, कोई भी मतलब वित्तीय मामले की, कि हम भाई ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि इतने ट्रैक्टर चलेंगे, हमारे पेड़ों में पानी लगा देंगे, नगरपालिका या नगर परिषद या नगर निगम से उसको फंडिंग हो रही है, और उसमें बाकायदा वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, संविदा किए हुए, वो खुद किया हुआ है, उसके परिवार का सदस्य, या उसने कोई कंपनी बना रखी है, वहाँ उसका जो भी काउंसलर बैठा हुआ है उसके माध्यम से उसने कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा है, और फिर वह व्यक्ति क्या करता है, चुनाव लड़ता है, और मान लो जीत के वो नगर पालिका में चला जाता है, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी को दिलवा डालेगा कि नहीं दिलवा डालेगा, घोटाले कर डालेगा। इसलिए शपथ पत्र लिया जाता है कि आप नगर पालिका के साथ किसी भी प्रकार की संविदा में शामिल नहीं हो, और अगर वह गलत सूचना देगा तो फिर वो मिथ्या सूचना हो जाएगी, उस पर अलग दंड है। तो इस प्रकार नगर पालिका के साथ, वापस पढ़ो, यदि वे नगर पालिका के साथ किसी भी प्रकार की संविदा में इन्वॉल्व है या नियोजन में, इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने भाई साहब, कर्मचारी नियुक्त कर दिए, स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखता हो। कहने का मतलब यह है कि नगरपालिका के साथ किसी भी प्रकार का संविदा, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, नियोजन खुद रखे, परिवार का सदस्य रखे, या इनडायरेक्ट अपने कर्मचारी के माध्यम से नगरपालिका के उस प्रकार के संविदा में कोई हिस्सेदारी रखता है या कोई उसका इंटरेस्ट है, तब वो नगरीय निकायों का सदस्य बनने के लिए डिस्क्वालीफाई है। आगे देखो, यदि वे नगरपालिका के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय नगरपालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी, वैतनिक विधि व्यवसायी का मतलब है नगरपालिका की ओर से वकालत का काम कर रहा है, नगरपालिका से वेतन ले रहा है, तो नगरपालिका की ओर से भी नहीं होना चाहिए, वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त हो या किसी न्यायालय में ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, जब भी डिस्क्वालीफाई है। इसका मतलब क्या है, नगरपालिका की तरफ से विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब नगरपालिका के केस लड़ रहा है, और नगरपालिका के विरुद्ध भी केस लड़ रहा है, तो नगरपालिका की तरफ से केस लड़ रहा है और वेतन नगरपालिका से ले रहा है, जब भी डिस्क्वालीफाई, और नगरपालिका के विरुद्ध केस लड़ रहा है, जब भी डिस्क्वालीफाई। क्योंकि वह व्यक्ति जब नगरपालिका में चुनाव लड़के जीत जाएगा तो केसों को मैनेज करवा देगा, हरवा देगा, जितवा देगा, कुछ भी करवा देगा, निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन से निरर्हताओं के प्रावधान है। आगे देखो, यदि उसके दो से अधिक संतान है, दो से अधिक संतान है भाई, जब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एकल प्रसव अथवा दत्तक पुत्र शामिल, इस पॉइंट पे गौर करना। जैसे मान लो पहली बार में उसके एक बच्चा हुआ, ठीक है, दूसरी बार में दो बच्चे एक साथ हो गए, तो कुल मिला के तीन हो गए ना लेकिन इसको दो ही संतान माना जाएगा, चूंकि ये दो प्रसव से हुई है, ठीक है। पहली बार में दो बच्चे एक साथ हो गए,
तो इन एक साथ होने वाले दोनों को 2 ही माना जाएगा। अगर एक बार फिर एक और बच्चा हो जाता है तो उनको 3 मान लिया जाएगा। समझ गए? हाँ, दूसरी बार में अगर 2 एक साथ हो गए तो उसके हाथ में नहीं था तो उनको 2 यूनिट ही माना जाएगा। ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि पहले उसने एक बच्चा है उसके पास, फिर उसने एक बच्चा दत्तक पुत्र ले लिया और फिर उसके तीसरा खुद का एक और हो गया, तो वो 3 माने जाएंगे। मतलब दत्तक पुत्र भी उसकी बच्चों की यूनिट में शामिल होगा, ये मतलब है इसका। तो कुल मिला के 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए भाई। कब के बाद? 27 नवंबर 1995 के बाद। ये डेट याद कर लो, 27 नवंबर 1995 के बाद अगर 2 से ज्यादा संतान है तो डिस्क्वालीफाई। संतानों की संख्या में वृद्धि ना हो तो निरर्थित नहीं होगा। मतलब वृद्धि अगर नहीं है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, और अगर हो जाती है तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों से कोई भी नगर पालिका का बकाया हो, ये समय याद करो, 2 से अधिक वर्षों से, 2 से अधिक वर्षों से, 2 वर्ष तक तो छूट है नगर पालिका का अगर बकाया है उसके ऊपर, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि हो गई है और नगर पालिका का बकाया है और नगर पालिका ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई है। देखो, यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों से, एक तो जो ये समय की अवधि होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर डाल देगा 2 या 2 से अधिक वर्ष या 2 से अधिक वर्ष, तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। 2 से अधिक वर्षों से, इसको पकड़ना, ठीक है। कोई भी नगरपालिका का बकाया हो और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी हो। भाई उस पर नगरपालिका की कुछ देनदारी है, मतलब नगरपालिका के रुपए, उसको नगरपालिका को उसे रुपए चुकाने, या नगरपालिका की उधारी है उसके ऊपर, और इस उधारी को 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और नगरपालिका ने वसूली करने के लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई है। प्रारंभ कर दी गई हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा भाई। यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें न्यायपालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन, ये है पॉइंट की बात। मतलब न्यायालय ने उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया है जिस अपराध में उसने न्यायालय की संपत्ति का, या न्यायालय नहीं, नगरपालिका की संपत्ति या नगरपालिका की निधि का गबन किया है। उस पर इस प्रकार का केस दर्ज हो चुका है। दर्ज हो चुका क्या? न्यायालय ने निर्णय भी दे दिया है कि तुमने नगरपालिका में गबन किया है या दुर्विनियोग किया है, सरल भाषा में समझ लो गबन किया है। तो वह व्यक्ति अगर गबन का दोषी है और न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया है, तो फिर वो उस नगरपालिका में चुनाव लड़ने के लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। धारा 25 क्या है? मतदान का अधिकार। किसी वार्ड, यहां पे एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, नगरीय निकायों के निर्वाचनों में मतदान के अधिकार का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 25 में, ये सवाल। अब देखो उसमें क्या क्या प्रावधान है। किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। ठीक है भाई, उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है तो आप उस वार्ड में मत देने का हकदार होंगे। धारा 14 में विद्यमान निरर्हता वाला व्यक्ति किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा। धारा 14 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति निरर्हित है, डिस्क्वालीफाई है, तो वह व्यक्ति किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको कि मत देने का अधिकार किनको है और किनको नहीं है। अगर धारा 14 के तहत कोई व्यक्ति निरर्हित हो चुका है, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो फिर वे व्यक्ति नगरपालिका के किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा। ठीक है, 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, अन्यथा मत क्या हो जाएगा? शून्य। ये सवाल आते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में मत देता है तो क्या परिणाम होता है? उसके सारे मत क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। तो 1 से अधिक वार्ड में नहीं देगा और अपने भी एक वार्ड जिसमें उसका नाम है वहां भी वो 1 से ज्यादा नहीं देगा। 1 से अधिक वार्डों में भी नहीं देगा और एक वार्ड में भी 1 से ज्यादा नहीं देगा। यदि निर्वाचक नामावली में 1 से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है, मान लो एक ही वार्ड में दे रहा है, लेकिन एक ही वार्ड में 36वें नंबर पे भी उसका नाम है, 54वें नंबर पे भी नाम है, 1 से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है
तो भी एक से ज्यादा मत नहीं देगा, अन्यथा सभी मत क्या हो जाएंगे उसके, शून्य। मत नहीं देगा, कब मत नहीं देगा, जब ये तीन कंडीशन रहेंगी उस पर। दंडादेश के अधीन है अगर वह, कारागार में परिरुद्ध है अगर वह, और पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है यदि वह, तीन स्थितियों में उसको मत नहीं देने का मतलब मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में वो मत दे सकता है, निवारक निरोध के तहत अगर वह निरुद्ध है तो फिर यह बात उस पर लागू नहीं हो रही है। सरल भाषा में समझो, और इन चारों शब्दों को पकड़ना जरूर, पेपर में सवाल बन सकता है कि कोई मतदाता नगरीय निकायों में किस आधार पर मतदान से निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, मतदान देने से किस आधार पर उसको नहीं रोका जाएगा। अब चार ऑप्शन आएंगे। अगर वह दंडादेश के अधीन है, दंडादेश शब्द को पकड़ लेना, अगर इसके अधीन है तो मत नहीं दे सकता। अगर कारागार में परिरुद्ध है, जब भी मत नहीं दे सकता, जेल में पड़ा है। तो पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, विधिपूर्ण अभिरक्षा शब्द को पकड़ लेना, जब भी मत नहीं दे सकता। निवारक निरोध के तहत निरुद्ध है तो मत दे सकता है। तो निवारक निरोध शब्द को पकड़ लेना, अगर इसके अधीन निरुद्ध है तो उसको मत देने का अधिकार होगा। दंडादेश पे नहीं होगा, कारागार पे नहीं होगा, और पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा पे भी नहीं होगा। धारा 26, निर्वाचन में मत देने की रीति। भाई कौन से तरीके से आप नगरीय निकायों के निर्वाचन में मत दोगे, इसका प्रावधान धारा 26 में। अब ये देखो क्या चीज है, विहित प्रेस्क्राइब्ड की गई रीति से मतपत्र या बैलेट से मत दिए जाएंगे तथा कोई भी मत परोक्षी प्रोक्सी के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत जो मूल अधिनियम था उसमें मतपत्र या बैलेट पेपर के द्वारा मत देने का प्रावधान था। बाद में 2020 और उसके बाद जो संशोधन हुआ है उसमें ईवीएम के द्वारा भी आप मत दे सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ये चीज निर्धारित कर सकता है। मूल जो अधिनियम है उसमें मतपत्र या बैलेट के द्वारा है, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो ईवीएम के द्वारा या मशीनों के द्वारा भी किन्हीं विशेष स्थानों पर करा सकता है। तो दोनों प्रकार के प्रावधान इसमें हैं। तो वापस गौर करिए, विहित की गई रीति से मतपत्र या बैलेट से मत दिए जाएंगे, ठीक है, तथा कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। इसको मतलब समझो, इसका परोक्षी या प्रोक्सी वोटिंग नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होगा एक आदमी कह देगा यार मैं खेतों में पानी दे रहा हूं गेहूं में, यार मेरी जगह वोट डालिए ना, इसको प्रोक्सी वोटिंग बोलते हैं। परोक्षी मत मतलब खुद अगर मतदाता है वो खुद जाएगा तो वोट डाल सकता है, अपना मत किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं डलवा सकता। परोक्षी मत के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा, ठीक है भाई, प्रत्येक निर्वाचक का कितना मत है, एक मत होगा। वह एक ही उम्मीदवार को मत दे सकता है, ये बात भी ठीक है कि मत तो एक है और चार उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ले भाई चारों को ले लो, कोई बुरा मत मानना मेरी तरफ से, तो वो फिर मत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, रिजेक्ट। एक उम्मीदवार को ही मत दे सकता है। मत देने के लिए व अभिलेखित करने के लिए मतदान मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतदान मशीनों से वोटिंग को किसी वार्ड या वार्डों को अंगीकृत कर सकता है। सरल भाषा में बात यह है, मूल अधिनियम में मतपत्र या बैलेट के द्वारा मतदान का प्रावधान था, बाकी राज्य निर्वाचन आयोग किसी वार्ड या कुछ वार्डों के लिए मशीनों का प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। धारा 27, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। आकस्मिक रिक्ति का मतलब है अगर नगरीय निकाय का कोई सदस्य पूरे 5 वर्ष करने से पहले अचानक ही त्यागपत्र दे दे, मर गया, गायब हो गया, या कुछ भी घटना घट गई, आकस्मिक रूप से रिक्ति आ गई, तो उसका यथाशीघ्र निर्वाचन किया जाएगा। यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी उसका निर्वाचन करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर नए चुनावों में 6 महीने का समय बच रहा है, 6 महीने या उससे कम का समय बच रहा है, तो फिर राज्य सरकार आदेश जारी करके यह प्रावधान कर सकती है कि अभी नया निर्वाचन मत करवाओ। नया जब निर्वाचन मतलब अभी उपनिर्वाचन मत करवाओ, जब नए निर्वाचन होंगे उसी समय हो जाएगा इस वार्ड का। सरल भाषा में समझ लो,
आकस्मिक रिक्ति को यथाशीघ्र भरा जाएगा। लेकिन अगर नए निर्वाचनों में समय सिर्फ 6 महीने या उससे कम बच रहा है तो फिर उपनिर्वाचन नहीं होगा। अब पढ़ो इसको। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी? धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी? आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र, एक तो ये शब्द है कौन सा? यथाशीघ्र, उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी, जैसे 6 माह में भरी जाएंगी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। एक शब्द है यथाशीघ्र। नवनिर्वाचित सदस्य, अब मान लो जैसे 5 वर्ष के लिए कोई नगरीय निकाय बना, 3 वर्ष बाद एक पार्षद मर गया, एक मतलब सदस्य मर गया, तो उपनिर्वाचन के बाद जो नया सदस्य बन के आएगा वो शेष अवधि के लिए, 5 वर्ष में से 3 तो जा चुके हैं, 2 वर्ष और बच रहे हैं, 2 वर्ष के लिए फिर वो निर्वाचित होगा। नवनिर्वाचित सदस्य कितनी अवधि के लिए? शेष अवधि के लिए, शेष कार्यकाल के लिए होगा। जैसे 5 वर्ष होने में 2 वर्ष शेष है तो नया सदस्य केवल 2 वर्ष तक ही रहेगा। यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है, ये पॉइंट की बात, तो पुनः निर्वाचन भी उसी आरक्षित वर्ग से ही होगा। SC ST OBC और महिला, ये आरक्षित वर्ग है भाई, SC ST OBC और महिला। मान लो अचानक किसी वार्ड से किसी आरक्षित वर्ग का सदस्य आकस्मिक रिक्ति का शिकार होता है, तो जो उस वार्ड में उपनिर्वाचन होगा उसमें उसी आरक्षित वर्ग जिसके लिए वो वार्ड अलॉटेड था, उसी आरक्षित वर्ग का ही प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आएगा। अगर नगर पालिका की पदावधि में 6 माह से कम का समय बच रहा है, ये है पॉइंट की बात, तो राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक ना भरा जाए। मतलब 6 माह का समय या उससे कम का समय, 6 माह से कम का समय बच रहा है तो राज्य सरकार आदेश जारी करके ये निर्धारित कर देगी कि भाई जब नया निर्वाचन होगा इसके निर्वाचन साथ में तभी हो जाएंगे। ठीक है। किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने के अलावा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। यथाशीघ्र शब्द को पकड़ लो, ये है पॉइंट की बात। उपनिर्वाचन से, उपनिर्वाचन उसी को बोलते हैं भाई, कोई सदस्य आकस्मिक रिक्ति का शिकार हो गया तो फिर उसकी जगह नए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए जो निर्वाचन करवाया जाता है उसको उपनिर्वाचन कहते हैं। और इसमें कितने समय में वो उपनिर्वाचन हो जाना चाहिए, इसमें इस नगरपालिका अधिनियम 2009 में एक शब्द का प्रयोग है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। ठीक है। उपनिर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य नगरपालिका की बची हुई पदावधि, हो गया ये, बची हुई पदावधि के समय के लिए ही पद धारण करेगा। किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु या पदत्याग या हटाए जाने से कोई रिक्ति हो तो SC ST पिछड़े वर्ग या महिला के आरक्षित स्थान से हो तो इन्हीं वर्गों से, भाई SC ST पिछड़े वर्ग मतलब OBC, और महिला से अगर रिक्ति हुई है तो इन्हीं वर्गों के सदस्यों से भरी जाएगी। जहां कोई रिक्ति सदस्य की पदावधि समाप्त होने के 6 माह के पहले होती है, 6 माह पहले होती है, तो वहां राज्य सरकार निर्देश दे देगी। क्या निर्देश दे देगी? राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक ना भरा जाए। कितना समय और बच रहा है? चुनाव नहीं होंगे, उपनिर्वाचन नहीं होगा, 6 माह या उससे कम का समय। ठीक है भाई। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, जिसमें हमने धारा 21 से लेके धारा 27 तक बाकायदा डिटेल से पढ़ा। जितने प्रकार के सवाल क्रिएट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डाले। मतलब समझने का, रटने का, याद करने का, सीधा सीधा दोनों टेक्निक के साथ आप आओगे जब ये आपका काम बनेगा। वो काम फिर बनेगा नहीं, काम 100% दौड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए और कुछ कुछ वीडियो में डालता रहूँगा। तो भाई आप हमारे YouTube चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।